ये है आपकी विज्ञान दिग्दर्शिका कक्षा 10 की। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स पृष्ठ 165 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण तिरछा जल में प्रवेश करती है। कोई प्रकाश किरण है तिरछा जल में प्रवेश कर रही है। तो ये हमारे जल है, जल पर वायु है, वायु ये कोई प्रकाश किरण है जो वायु से आती है और हमारी जल में प्रवेश करती है। तो ये पूछ रहा है कि इसका जो जैसे प्रवेश करेगी तो उसके मार्ग में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, मार्ग से विचलन होता है ना। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है कोई किरण, तो उसके मार्ग में थोड़ा सा विचलन होता है। मार्ग में सीधी न जाकर, जैसे इसको सीधा ऐसे आना चाहिए था तो ऐसा नहीं आएगी। जैसे यहाँ प्रवेश करेगी इस पॉइंट से थोड़ा सा अंदर की ओर झुकेगी। अंदर की ओर का मतलब यदि ये जो पूरी सतह है यहाँ से एक 90 डिग्री की लाइन खींची जाए, इस लाइन को अभिलंब बोलते हैं। लंब 90 डिग्री को लंब बोलते हैं और इसको अभिलंब कह रहे हैं। ये किरण थोड़ा इधर को झुकेगी, यानी यहाँ से वो इस तरह से जाएगी, यहाँ से आएगी। तो ये पहला हो गया। अच्छा, तो अभिलंब की ओर जाएगी। दूसरा देख लेते हैं। तो इस 165 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वायु से कोई किरण 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करती है। अब यह दूसरी घटना क्या होती है कि जो वायु है, हमारा जो प्रकाश किरण है, वो वायु से 1.5 अपवर्तनांक के कांच के माध्यम में प्रवेश करती है। तो पहला तो हम इसमें देख रहे हैं कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक इसे कह रहा है ना कि 1.50 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं है। क्यों? किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, अकेले नहीं होता। ये सदैव दो माध्यमों के सापेक्ष जो है विचलन को हमें दर्शाता है अपवर्तनांक। यदि हम कहें कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो इससे बात क्लियर बिल्कुल नहीं होती। इसलिए हमें दो माध्यम बताना पड़ेगा। तो यहाँ अपवर्तनांक का मतलब है वायु एवं कांच के, वायु यहाँ कहना चाहिए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। मतलब कहने का कि कांच का अपवर्तनांक 1.50 तो है, लेकिन वायु के सापेक्ष है। यदि वायु की जगह कुछ दूसरा हो जाए तो ये अपवर्तनांक बदल जाएगा। तो अपवर्तनांक कभी अकेले नहीं नापा जा सकता। अपवर्तनांक के लिए जरूरी है दो माध्यम। और यह क्योंकि अपवर्तनांक जो है, जब हमारी कोई किरण चलती है तो पहले तो सीधी जा रही होती है। जैसे ही माध्यम बदलता है तो ये हमारी जो इसकी दिशा भी थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो जाती है। जैसे ही प्रकाश किरण कहीं नई जगह जाता है और माध्यम बदलता है तो हमारी जो प्रकाश की किरण होती है अपना थोड़ा मार्ग भी बदल देती है। जैसे मार्ग बदला, माध्यम बदला, तो इसमें किरण ने मार्ग भी बदला। अब वो मार्ग कितनी बदल रही है, कितने मात्रा में, उसी मात्रा को
को जो है हम अपवर्तनांक मानते हैं। तो खैर हम केवल अपवर्तनांक में 2 चीज देखेंगे। अपवर्तनांक जो होता है ये यहाँ अकेले का नहीं होता। तो यह कहते हैं कि प्रकाश में प्रकाश की चाल कितनी है यदि निर्वात में 3.8 है। दूसरा क्या होता है कि जब हमारी कोई भी प्रकाश किरण माध्यम बदल देती है तो उसकी गति में भी फर्क आ जाता है। जैसे जब हमारा कोई किरण वायु में चल रही होती है, हमें पता है कि वायु में प्रकाश की चाल पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लेकिन यही हमारे प्रकाश किरण जो है जब वायु में चलती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। यदि ये माध्यम बदल जाए, ये वायु से जाकर किसी दूसरे माध्यम में जाए, जैसे कांच में जाती है। पहले तो हमारी जो प्रकाश किरण थी हवा में चल रही थी, तो उसकी चाल थी 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति थी वायु में हमारे प्रकाश किरण की। लेकिन वही प्रकाश किरण जब आपके कांच के अंदर चलेगी तो ये उसकी गति बदल जाएगी, और ये जो गति है बदलती है ये अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। यानी जो विचलन होता है, जो अपवर्तनांक होता है, जो उस माध्यम में प्रकाश की गति में जो परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें जो है माध्यम की क्षमता पर निर्भर करते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल हुई कहता है कि हम आपको बता रहे हैं कि वायु में कांच का अपवर्तनांक 1.5, वायु में प्रकाश की किरण की चाल भी हम बता रहे हैं इतना है, और कांच का अपवर्तनांक भी बता रहा है इतना है। तो हमें क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल। तो हमें अपवर्तनांक हमारा कई चीज़ों पर निर्भर करता है, तो हम अपवर्तनांक को कई तरह से निकाल भी सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है चाल c, यानी हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कांच है हमारा, तो इनको हम mg लिख सकते हैं, है ना। mg माने वायु, ये है प्रकाश की चाल, ये है कांच की चाल। तो कांच की चाल को mg लिखा जा रहा है। तो जगह कम पड़ रही है तो मिटा देते हैं। तो हमारे सवाल में 2-3 चीजें हैं। पहला, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। एक नंबर, पहला नंबर। दूसरा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब तीसरा काम हमें क्या करना है? कांच में प्रकाश की चाल, ये हमें निकालना है। तो हमें इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें तो पता है। पहला तो पता है कि हमारा कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.50। दूसरा, वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहते कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आपको पता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में
प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहला माध्यम तो आपका वायु है और दूसरा है आपका कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक यहाँ केवल हमारे पूरे क्वेश्चन में दो ही चीज़ें हैं, वायु और कांच। तो ये जो अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष कांच का है, वो है 1.5। वायु में प्रकाश का चाल यहाँ लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे कांच में प्रकाश का चाल तुम्हें पता ही नहीं है, तो कांच में प्रकाश की चाल को हम क्या बोलेंगे, तो इजी लिख सकते हैं, वेल है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें ये निकालना है ना, तो इसको हम ऐसा गुणा करते हैं, इसको ऐसा है ना, तो ये गुणा इसको बोलते हैं ना, ये गुणे ये बराबर ये, या हम साफ शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दोनों को आपस में रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसका यहाँ इसको उठा करके यहाँ रख दिया और इस चीज़ को उठा करके यहाँ रख दें, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ कुछ ऐसे हो जाएगी। ये हो जाएगी, ये वही जी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू ये चीज़, तो ये वो बटे ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे अपवर्तनांक। मैंने कुछ नहीं किया है, वायु का प्रकाश लिख ली, ये वायु का प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल लिख दिया, जहाँ वो पता ही नहीं कांच का तो निकालना था, ये चीज़ निकालना था, हमने यहाँ रख दिया और इस चीज़ को उठा करके हमने यहाँ रख दिया, कैलकुलेशन करते हुए ऐसा होता है। ये अपवर्तनांक यहाँ तो हमें नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था 1.5। इसको हल कर लेते हैं, तो हल कैसे करेंगे, इस पॉइंट को यदि हम हटाना चाहें तो इस पॉइंट के बाद कितनी अंक है, 1 है केवल, है ना, हटा दिया और एक जीरो ऊपर लगा दिया। तो चलो हम 30 के सामने ही जीरो लगा दें, तो हो गया 15 दूना 30। तो हमारा ये हो गया Vg इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल 2.8 मीटर पर सेकंड है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए और आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई सरणी है किताब में आपके, जिसमें कहता है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात करिए। सबसे ज्यादा घनत्व वाले पारदर्शी पदार्थ को बताओ, तो भैया वो सबसे ज्यादा घनत्व वाला पारदर्शी हीरा है, और जिसका जो है अपवर्तनांक 2.42 होता है। वायु के सापेक्ष की बात हो रही है, 2.42। और सबसे कम घनत्व होता है वायु का, इसको हम 1 लिखेंगे। इसको इन्होंने 1.003 लिखा है, लेकिन 1 होता है लगभग। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब इसी में चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
चौथा क्वेश्चन कहता है कि आपको कैरोसिन, तारपीन तथा तेल तथा जल दिया गया है। इसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से किसमें चलेगा? तो लिख लेते हैं इसको पहले कि क्या क्या है। कैरोसिन, तारपीन और जल। कैरोसिन, तारपीन और जल, तीन चीजें दी हुई हैं। तो तीन चीजों में से प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी? इसमें से सबसे अधिक प्रकाश किसमें जाएगा? तो वही कैरोसिन, तारपीन और जल में जो चीज़ ज़्यादा स्वच्छ दिखेगी, जो ज़्यादा साफ सुथरी होगी, जिसका का जो घनत्व है सबसे कम होगा, प्रकाश उसमें उतना ज़्यादा तेज चलेगा। तो आपको पता है कि कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, तारपीन यानी एक साधारण सा तेल होता है, तारपीन का तेल मिट्टी का तेल जैसे चिकना होता है वो, और कैरोसिन जैसे ही होता है, और जल। तो जल तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा स्वच्छ होता है, प्रकाश इसमें ज़्यादा गति से जाएगी। वही आंसर इसका यही है। अब जो है प्रश्न संख्या बदल रही है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठ संख्या 174 से 174। अगला क्वेश्चन 174 से। नहीं भाई, एक तो रह गया था, पांचवा। हीरे का अपवर्तनांक 2.4, इसका अभिप्राय क्या है? एक पांचवा रह गया था पिछले में 65 वाले पेज में कि हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिप्राय क्या हुआ? तो हीरे का अपवर्तनांक सदैव दो माध्यमों के बीच ही तो होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक यहाँ वायु के सापेक्ष है। पानी और या कांच या हीरे के सापेक्ष लें, या पानी या हीरे के सापेक्ष, तो ये बदल जाएगा। ये 2.42 वायु के सापेक्ष है, और वायु के सापेक्ष होने का अपवर्तनांक तो ये है 2.4। और दूसरा ये कि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रकाश की चाल बहुत धीमी हो जाएगी। कितना धीमा हो जाएगा? प्रकाश के चाल में इतना ही माइनस हो जाएगा। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो जिसका जो चाल होगी तो इतनी ही माइनस हो जाएगी, 2.42 गुना कम हो जाएगी प्रकाश की चाल। तो आगे देख लेते हैं फिर अगला। किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें तो कुछ कंप्लीट जानकारी हो गई कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42, उसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि वायु के सापेक्ष ये पॉइंट है। यदि हीरे और हीरा, हवा से हीरे में कोई रोशनी जाती है, तब उसका अपवर्तनांक यानी विचलन 2.42 होगा। यदि हवा की जगह पानी हो जाए, कांच हो जाए, या हीरे की जगह हीरा ही हो जाए, तो ये संख्या बदल जाएगी। और 2.4 होने का मतलब ये होता है कि जब इस माध्यम में हमारे प्रकाश चलेगा तो इतना गुना उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सामान्यतः प्रकाश में होता है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, पर जब वो प्रकाश किरण जब वायु में निर्वात में चलती है तो 3 × 10⁻⁴ मीटर चल रही होती है। तो जब इस पर चलेगी तो इतना गुना कम हो जाएगी, यानी हम इसको इतने से इसको डिवाइड करेंगे तो जो चाल आएगी वो होगी हीरे के अंदर प्रकाश की चाल। तो हमें तीन में से यदि कोई फार्मूले में तीन चीज़ें होती हैं और कोई एक पता नहीं होता, तो हम दो के कैलकुलेशन से तीसरे को निकाल सकते हैं।
तो यदि हम हीरे से संबंधित कोई क्वेश्चन करें तो हमें निर्वात में प्रकाश का चाल पता हो, हमें अपवर्तनांक पता हो, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये मामला इस हालत में ठीक होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 174 का पहला क्वेश्चन। किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता का मतलब क्या होता है? तो किसी लेंस की एक डी से क्या तात्पर्य है? कहता है हमारा जो पृष्ठ 174 का पहला क्वेश्चन कि हमारा कोई लेंस है और हम कहते हैं उसका पावर जो है 1D है, यानी एक डायप्टर। इसका मतलब क्या हुआ? तो वही आपको सीधा सीधा पता है कि कोई भी लेंस होता है, लेंस का जो फोकस लेंथ का जो रिवर्स होता है, यानी उसका जो फोकस लेंथ हम 1/f कर दें, यानी 1/f बराबर d। हाँ, f की यूनिट मीटर में होना चाहिए। तो d का मतलब होता है 1D का मतलब होता है कि 1/f इक्वल टू 1, तो f बराबर वो 1 ही होगा। आप देख सकते हैं, मैं इसको 1/f इक्वल टू d होता है, तो 1/f मीटर में होगा और d। तो यदि हमें पता है, हाँ ये तो सही हो गया, 1/f मीटर में, यूनिट सेंटीमीटर नहीं मीटर होगी, बराबर d। तो 1/f इज इक्वल टू d है 1, है ना, 1 डायप्टर की बात करा, वो 1 हो गया। अब इनका हम फिर ये गुणा करके देख लेंगे कि f का क्या होगा। f का 1 में गुणा हो गया, 1 का 1, इसके नीचे एक कुछ है नहीं, एक मान लेते हैं, तो 1 में 1 का गुणा हो गया है। पहले f में 1 का गुणा करेंगे, तो f में 1 का गुणा करेंगे ऐसा जाएगा, 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 1 डायप्टर का मतलब हुआ कि उस लेंस की फोकस लेंथ जो है 1 मीटर है। डायप्टर का मतलब होता है 1/f, f मीटर में होना चाहिए, 1/f बराबर d। तो d का मान 1 था, तो हम लिख दिया 1, कैलकुलेशन कर लो, f बराबर 1 मीटर। चलिए इसको निकालेंगे। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बना रहा है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, खासकर जो साइंस में या कहीं भी साइंस की बात हो, आर्ट की बात हो, ज़्यादातर हम क्वेश्चन आंसर का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन समस्या होती है क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन को सही नहीं समझ पाते, इसलिए हम आंसर का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते। कई बार क्वेश्चन हम लोग आंसर हमारे दिमाग में होता है, लेकिन क्वेश्चन ठीक से न समझने के कारण हम सही है उसका कैलकुलेशन या नहीं कर पाते हैं। तो इसको देखते हैं, बड़ा लंबा सा चल रहा है, इसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझना है। कोई उत्तल लेंस, तो आपको पूरा पढ़ना नहीं है, इसको टुकड़े टुकड़े में करके लिखना है। तो कहता है लेंस, लेंस लेंस कौन सा हो गया? उत्तल। उत्तल लेंस होने से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई कि उत्तल लेंस क्या क्या कर सकता है। अभी यदि अवतल लेंस होता तो हमें पता हो जाता कि अवतल लेंस सदैव सीधा पिक्चर बनाता है, सदैव छोटा बनाता है और सदैव आभासी बनाता है। तो यदि ये लेंस हमारा उत्तल की जगह अवतल होता तो हम समझ लेते कि हमें वास्तविक पिक्चर नहीं मिलनी है, हमें बड़ी पिक्चर नहीं मिलनी है। हमें 3 चीज़ें होती है ना, पिक्चर छोटी बनना, पिक्चर सीधी बनना
और पिक्चर को आभासी बनना, ये 3 चीज़ें होती हैं अवतल लेंस के साथ। लेकिन लेंस ये उत्तल है, तो हाँ उत्तल की बात इसलिए करते हैं कि हमें तो सब कुछ पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, एक एक शब्द पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो बार बार रिपीट करना ही होगा। तो उत्तल लेंस से हमें पता ये अब लग रहा है कि यहाँ बड़ी भी पिक्चर बनेगी, छोटी भी बनेगी, सीधी भी बनेगी, उल्टी भी बनेगी और वास्तविक भी बनेगी और आभासी भी बनेगी। तो मल्टीपर्पज लेंस होता है उत्तल लेंस। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहता है वास्तविक और उल्टा उल्टा। ठीक है, 2 चीज़ें और ये बता दिया कि वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो इससे बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि वास्तविक और उल्टा बन रहा है। मतलब यह हुआ कि जो आपका लेंस वस्तु है तो लेंस के फोकस लेंस से बाहर रखी हुई है। यानी ये आपको समझने की बात है, इसलिए कि ये पूरे चैप्टर में थ्योरी थोड़ी सी ही है, वो थ्योरी भी हमारे समझ में आ जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन रहे और कितना भी क्वेश्चन आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो हमें थोड़ा सा उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जो मेन जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें समझना होगा। वास्तविक होना, उल्टा होना। यदि वो लेंस की बात ना करता उत्तल लेंस की, केवल इतना बता देता कि कोई लेंस है जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, तो जानकार लोग तो ऐसे भी जान लेंगे कि वो अवतल लेंस तो हो ही नहीं सकता। लेंस तो 2 ही होते हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तल लेंस है वो, है ना। तो ये न बताता तो भी हम समझ लेते वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अब वास्तविक और उल्टा बनने से हमें ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी वस्तु लेंस से कितनी दूरी रखी हुई है, वो पता लगा लेते हैं बिना क्वेश्चन के। आगे पढ़े, ये हमारा लेंस है, पिक्चर है, यदि हमारी वास्तविक बन रही है उल्टी बन रही है, तो यानी वस्तु इधर है और उधर की वस्तु बन रही है। तो ये ऐसा कब होता है। जैसे हमारा लेंस है, ये हमारे लेंस का पोल है, ये लेंस हमारा एफ है और एफ के पहले इधर कहीं सी हो सकता है, सी आगे पीछे भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। लेकिन ये पता है कि ये हमारा फोकस पॉइंट यहाँ से और यहाँ के बीच वस्तु नहीं है, इसलिए कि फोकस लेंस यहाँ से और यहाँ के बीच वस्तु रखी जाती है तो वो आभासी बनती है और सीधा बनती है। तो ये तो क्लियर है कि फोकस और लेंस के बीच में हमारी वस्तु नहीं है, बाहर रखी है। ये तो हमें वैसे ही पता लग गया क्योंकि लेंस के बारे में हम पढ़े हैं। अच्छा, आगे थोड़ा देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन आगे है प्रतिबिंब उस लेंस से प्रतिबिंब कह रहा उस लेंस से 50 दूरी पर बनता है। मिटा कर गड़बड़ कर दी है, फिर से बनाना पड़ जाएगा। कि कह रहे हैं कोई लेंस है और कोई वस्तु है जो 50 सेंटीमीटर दूर बन रही है ये वस्तु से। तो इनका कहना है कि वस्तु कितनी दूर होगी। यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज पर बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। ये सज्जन ये कह रहे हैं कि जो लेंस उत्तल लेंस है और उस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वस्तु और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है। तो इसमें हम और कैलकुलेशन को बता रहा है कि 50 सेंटीमीटर दूर लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर पिक्चर बन रही है, वास्तविक बन रही, उल्टी बन रही है। और ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है और बिंब है, बिंब तो बड़ा हमें अच्छा नहीं लगता शब्द, तो प्रतिबिंब को उल्टा बिंब यानी वस्तु, बिंब का मतलब यहाँ वस्तु है। तो हमारी जो वस्तु है और वस्तु का जो प्रतिबिंब है दोनों बराबर हैं। तो ये आपको ऐसे भी रखना होगा कि यदि किसी भी लेंस या किसी भी दर्पण, तो ऐसा तो नहीं कह सकते किसी भी, इसलिए सब में तो उल्टा बनता नहीं है, सब में तो वास्तविक बनता नहीं है, पर किसी दर्पण या लेंस में वो कोई भी हो सकते हैं जिनमें वस्तु और प्रतिबिंब बराबर बनता है,
है। जितनी बड़ी वस्तु उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब। तो वो वस्तु सदैव सी पर होती है और वस्तु से लेंस की दूरी और वस्तु से लेंस की दूरी और प्रतिबिंब से लेंस की दूरी दोनों बराबर होती हैं। तो सीधी सी बात है कि वो लेंस वक्रता केंद्र पर है, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, वक्रता केंद्र, और 50 ये है तो 50 ये भी होगा। तो अपना क्वेश्चन क्रमांक 2 है, ये कह रहे हैं कि कोई उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। सुई जो है उत्तल लेंस सामने कहाँ रखी है यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज पर बन रहा है। तो भाई कहीं यदि साइज सेम साइज का, यदि हमारी वस्तु और हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल सेम है, जाहिर है वो वक्रता केंद्र पर है, यानी सी पर है। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि लेंस की क्षमता निकालो। डायप्टर जो है चूंकि रिवर्स होता है, वो नुकसान होता है। फोकस दूरी बढ़ती है, पावर घटता है। फोकस दूरी जब घटती है तो पावर बढ़ता है। किसी लेंस या दर्पण की फोकस लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका पावर उतना ही कम होगा, इसलिए कि हमारा जो पावर है डायप्टर के रिवर्स है। 1/f बराबर d है, तो f नीचे हो जाता है ना। तो नीचे जब नीचे की संख्या जब घटेगी तो ऊपर की बढ़ेगी, और नीचे की बढ़ेगी तो ऊपर की घटेगी, नीचे की घटेगी तो ऊपर को बढ़ेगी। क्योंकि तो पता है आपको ये चीज़ 1/f इक्वल टू d। f हमारा नीचे है, नीचे की संख्या जब कम होगी तो रेट हमारा बढ़ेगा। नीचे वाला ऊपर वाले को तो डिवाइड करता है, नीचे छोटा है तो कम डिवाइड करेगा, नीचे ज़्यादा हो गया तो ऊपर की और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और यहाँ वस्तु है, प्रतिबिंब है, यहाँ वस्तु है। आपको पता है कि 60 सेंटीमीटर है, तो ये भी 60 ही सेंटीमीटर है। वो ऐसा क्यों होता है कि जब लेंस के वस्तु हमारी और वस्तु का प्रतिबिंब दोनों सेम होते हैं तो ये मतलब होता है कि इनके बीच की दूरी भी सेम है, और वो जो है वस्तु जो है हमारी लेंस के वक्रता केंद्र पर है। तो यहाँ ये वक्रता केंद्र पर है 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर दूर उधर वस्तु हमारी बन रही है, उल्टी बन रही है और वास्तविक बन रही है। तो जो वक्रता केंद्र हमारा 50 सेंटीमीटर है तो फोकस क्या होगा, f बराबर क्या होगा 25 होगा। इसलिए कि हमें ये पता है कि फोकस लेंथ होता है f, उसका जस्ट डबल यानी 2f होता है c। वस्तु हमारी चूंकि वस्तु और ऑब्जेक्ट बराबर है तो हमारा निश्चित तौर पर वो c पर रखा हुआ है, और c का आधा हो जाता है f, तो f इक्वल टू 2/4। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, d यदि निकालना है तो 1/f इक्वल टू 25। तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/25 जो हो तो 2 मीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस की क्षमता है। 2 मीटर फोकस लेंस वाले अवतल लेंस की क्षमता। तो पहली बात, ना गलत है। जिधर वस्तु होती है उधर ही लेंस का, इस अवतल लेंस का फोकस लेंस होता है। दरअसल दूर से आने वाली किरणें दरअसल फैलती हुई निकल जाती हैं, और ये किरणें पीछे की ओर जिधर से आती हुई दिखती हैं वो पॉइंट F होता है। तो जो हमारा कैलकुलेशन होगा लेंस या दर्पण का, जो हमारा कैलकुलेशन हो जाए जैसे किसी फार्मूले पर रख के चलेंगे, तो चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण है योगदान होता है।
चिन्ह बहुत मायने रखता है कि कौन सी चीज़ कब धनात्मक होगी या कब ऋणात्मक होगी, तो उसको समझना है थोड़ा सा। वस्तु कोई भी लेंस हो या दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, या कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर हो, या दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल, कुछ भी हो, उसमें उस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा, कंपोनेंट होगा, उससे जो है इंस्ट्रूमेंट से लेकर के और जो वस्तु की दूरी होती है सदैव माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। यानी हमारा जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट और वस्तु के बीच की दूरी से माइनस, तरफ की दूरी माइनस होती है। अब जिनकी फोकस लेंथ वस्तु की तरफ होगी वो माइनस होगा, तो यह जो अवतल दर्पण का फोकस लेंथ वस्तु की तरफ होती है चूंकि, इसलिए माइनस होगी। तो अभी तो हमें पता ही नहीं है, निकालना है, जब भी हम निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा रिजल्ट। तो रख देते हैं सूत्र में, 2m फोकस लेंस वाले अवतल दर्पण की क्षमता बताइए।